हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर हिस्ट्री सिविक्स टीचर। स्टूडेंट्स, ये एक इंट्रोडक्टरी क्लास है सिविक्स के लिए फॉर बोथ आईसीएसई एंड सीबीएसई। स्टूडेंट्स, टुडे आई विल मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ सिविक्स इन योर लाइफ। एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, सिविक्स का क्या रोल है? ये सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है। सिविक्स इक्वल्स टू पावर। पेरेंट्स बेसिकली बोलते हैं साइंस पे फोकस करना है, मैथ पे फोकस करना है। यस, उस पर भी फोकस करना है। साइंस मेक यू स्मार्ट, सिविक्स गिव यू फ्रीडम। मैं एक एग्जांपल देता हूं। एक स्टूडेंट है, ही इज 15 years old, हिज नेम इज अमन, मान लो। वो ऐसे ही एआई पे फोकस कर रहा है, इंटरनेट पे, चैट जीपीटी पे ऐसे फोकस कर रहा है और उसको एसएसटी पढ़ना बहुत बोरिंग लगता है। तो एक दिन क्या हुआ, वो एक कंटेंट क्रिएट कर रहा था और गवर्नमेंट एक गलत लॉ बना रहा है, उसको क्रिटिसाइज करके एक वीडियो अपलोड करता है यूट्यूब के ऊपर। उसके जस्ट बाद ही गवर्नमेंट क्या करता है, उसके चैनल को बैन कर देता है, वीडियो को रद्द कर देता है। तो अमन क्या करेगा? यहां पे क्या कर पाएगा? अगर यहां पे आप सिविक्स नहीं जानते हो तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप डर जाओगे यहां पे। अगर आप सिविक्स जानते हो तो आप जानते होंगे अंडर आर्टिकल 19 यू हैव द राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इट मींस यू कैन क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट ऑन इट्स आर्बिट्ररी एक्शन। वैसे ही और एक गांव था, मान लो बिलासपुर गांव है, वहां पे लोग इलिटरेट है, दे आर नॉट अवेयर अबाउट द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, their rights, their duties, how government functions, they are not aware। बस रास्ता खराब है, हॉस्पिटल नहीं है, स्कूल नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस लोग बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रहा, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रहा, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रहा, बार बार मीटिंग कर रहे हैं। बट वहां पे एक 13 साल का लड़का आता है जो सिविक्स पढ़ा हुआ है। वो सामने आता है, बोलता है कि आप गवर्नमेंट को ब्लेम क्यों कर रहे हैं? इसके लिए तो आप खुद ही रेस्पॉन्सिबल है। आप इलेक्शन क्या नहीं जानते हो, आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हो, वोटिंग नहीं करते हो, गवर्नमेंट कैसे काम करता है नहीं जानते हो, कौन सा ऑफिसर इसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं जानते हो, आपका राइट्स क्या है, फ्रीडम्स क्या है, ड्यूटीज क्या है, आप नहीं जानते हो, तब आप गवर्नमेंट को कैसे रेस्पॉन्सिबल बोल सकते हो? तो एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन बनने के लिए, चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे आप फार्मर हो, चाहे आप शॉपकीपर हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, कोई भी हो, अगर आपको फ्रीडम चाहिए, राइट्स चाहिए, खुद का जो रोल है उसको ठीक से प्ले करना है, कंट्री के लिए कुछ करना है, तो आपको सिविक्स में मास्टर बनना ही पड़ेगा। तो आज का क्लास सिविक्स का इंट्रोडक्शन है, बेसिक्स है। सिविक्स में क्या क्या ऐसा बेसिक्स है आपको जानना चाहिए, आज इसके ऊपर एक वीडियो बना रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल सिविक्स। सिविक्स इज द स्टडी ऑफ राइट्स, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सिटीजन इन ए सोसाइटी अलॉन्ग विद हाउ द गवर्नमेंट वर्क्स। ये आपके राइट्स को, ड्यूटीज को, आपके रेस्पॉन्सिबिलिटीज को और गवर्नमेंट कैसे काम करता है ये आपको बोलता है। It focuses on understanding the democracy such as power sharing, federalism, political parties and how the citizens interact with the government to create a better society। एक better society करने के लिए आपका responsibility क्या होना चाहिए, ये power sharing क्या होता है, power sharing किसके बीच में होता है, और ये फेडरलिज्म क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज कैसे काम करते हैं, वो हमें इन्फ्लुएंस तो नहीं कर रहे हैं, वो प्रोपेगेंडा तो नहीं चला रहे हैं। ये सब अवेयर तब हो पाएंगे जब आप सिविक्स पढ़ेंगे। ये है इंपॉर्टेंस। इट टीचेस अस हाउ टू लिव एज ए रिस्पांसिबल सिटीजन। मैं बोला था पहले से ही कि आपको एक रिस्पांसिबल सिटीजन बनना है, आपका जो भी सब ड्यूटीज है वो उसको प्रॉपर निभाना है। फर्स्ट हम समझेंगे कि ये गवर्नमेंट है क्या, गवर्नमेंट क्या है।
A government is a group of people or an organization that has the legal authority to govern the country or the state. It is responsible for law making, providing services, maintaining order and resolving disputes. ये सब काम होता है गवर्नमेंट का। इसका पार्ट कौन कौन होता है गवर्नमेंट में? लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशियरी है, डिफरेंट लेवल पे काम करते हैं। आपके जितने भी आईएएस ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर है, एडमिनिस्ट्रेटर है, रॉ की एजेंसी है, चाहे वो आईबी की एजेंसी है, वो सब एक ग्रुप जो कि गवर्नमेंट के जो गवर्न करने के लिए, एक कंट्री को गवर्न करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इन सबको मिला के हम गवर्नमेंट बोलेंगे। और ये इनका काम ये सब है, ठीक है? तो इसको हम गवर्नमेंट बोलेंगे। देखिए यहां पे दो वर्ड यूज हो रहा है, कंट्री और ए स्टेट। तो सिविक्स का कुछ बेसिक्स जान लो। कंट्री क्या है, नेशन क्या है, स्टेट क्या है, इन तीनों के बीच में डिफरेंस है क्या, या सब कुछ समान है? डिफरेंस है। ये जो कंट्री है ये एक ज्योग्राफिकल टर्म है। ज्योग्राफिकल टर्म, अगर कोई भी एक टेरिटरी जिसमें पॉपुलेशन है, जिसमें कुछ फिजिकल फीचर्स, ज्योग्राफिकल फीचर्स, लैंड, रिवर, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, अगर ये सब है तो उस जगह को हम कंट्री बोल सकते हैं। नेशन क्या है? नेशन भी एक ऐसा कंट्री है या एक टेरिटरी है जहां पे लोग सिमिलर कल्चर फॉलो करते हैं, ट्रेडिशन फॉलो करते हैं, लैंग्वेज बोलते हैं, या उनके बीच में एक ओननेस या वननेस है, ये एक फीलिंग है टुवर्ड्स द नेशन। उसको अगर कोई भी एक जगह पे ऐसा फीलिंग्स है उसको हम नेशन बोलेंगे। जैसे कि पहलगाम में जब अटैक हुआ था, वहां पे जो कैजुअलिटीज हुए थे वो हमारे रिलेटिव्स नहीं थे, वो मेरा रिलेटिव्स नहीं थे, मेरा नेबरहुड नहीं थे, कुछ भी नहीं थे, फिर भी मुझे पेन हुआ। आई फील्ड पेन एज ए इंडियन बिकॉज वहां पे मेरे कंट्री के लोग के साथ कुछ बुरा हो रहा है, इसलिए मुझे पेन फील हुआ। वैसे ही अगर विराट कोहली सेंचुरी करता है तो मेडल मुझे नहीं मिलेगा, फिर भी मुझे हैप्पी फील होता है क्योंकि वो मेरे नेशन का मेंबर है। और ऐश्वर्या राय जब मिस यूनिवर्स बनती है, मिस वर्ल्ड बनती है, तब भी मुझे खुशी होती है। वो क्राउन मुझे नहीं देंगे, कुछ भी मुझे नहीं मिलेगा, फिर भी एज ए इंडियन सिटीजन मुझे हैप्पी फील हो रहा है। जब मेरा कंट्री कुछ अच्छा करता है तो मुझे अच्छा फील हो रहा है, मेरे कंट्री के साथ कुछ बुरा हो रहा है तो बुरा फील हो रहा है। अगर हमारे बीच में ये फीलिंग है तो उस जगह को हम नेशन बोलेंगे। स्टेट क्या है? स्टेट ये एक ऐसा कंट्री है, ऐसा टेरिटरी है जो कि सोवरेन है। यहां पे एक डेफिनेट गवर्नमेंट होना चाहिए और ये आउटसाइड कंट्रोल से फ्री होना चाहिए। जब ब्रिटिश रूल कर रहे थे इंडिया को, तब इंडिया सिर्फ एक कंट्री ही था, स्टेट नहीं था। बट आज इंडिया एक स्टेट भी है, नेशन भी है, कंट्री भी है, क्योंकि हमें कोई आउटसाइड रूल नहीं कर रहा है। यहां पे अमेरिका रूल नहीं बना रहा है, हम खुद रूल बना रहे हैं। इसका मतलब पार्लियामेंट लॉ बना रहा है और एग्जीक्यूटिव उसको इंप्लीमेंट कर रहा है। गवर्नमेंट तो पढ़ लिए क्या है, अब मेजर टाइप्स क्या है? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द रूलर्स और द रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ये है डेमोक्रेसी। रिपब्लिक ए सिस्टम वेयर द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, नॉट ए हेरिडिटरी बॉडी। फॉर एग्जाम्पल फ्रांस एंड इंडिया, इसका एग्जाम्पल इंडिया एंड यूएस से हो पाएगा। देखो इंडिया में जब हम गवर्नमेंट के हेड को इलेक्ट करते हैं तब इसको डेमोक्रेसी बोल देंगे। जब हम इंडिया में हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट, स्टेट का मतलब यहां पे क्या है? यहां पे स्टेट का मतलब मैं उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़ नहीं बोल रहा हूं। स्टेट जो बोला था पहले, जो कि फ्री फ्रॉम आउटसाइड कंट्रोल है, उसको, उसके हेड
तो जब हम इलेक्ट करते हैं उसको बोलेंगे रिपब्लिक। और हेड ऑफ द स्टेट इंडिया में प्रेसिडेंट है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट इंडिया में प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, रिपब्लिक समझ में आ गया, डेमोक्रेसी समझ में आ गया। आओ मोनार्की। ए मोनार्की जहां पे किंग, क्वीन और एम्परर रूल करते हैं, एक्ट इज द हेड ऑफ द स्टेट ऑफ एन हेरिडिटरी, मतलब यहां पे एक हेरिडिटरी प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। और मोनार्की दो टाइप का होता है, एक है एब्सोल्यूट मोनार्की। एब्सोल्यूट मोनार्की उसको बोलेंगे जहां पे राजा सुप्रीम अथॉरिटी होता है, जैसे कि सऊदी अरेबिया, वहां पे राजा ही जुडिशियरी को अपॉइंट करेंगे, लेजिस्लेटिव को खुद ही अपॉइंट करेंगे, एग्जीक्यूटिव को खुद ही अपॉइंट करेंगे और चेंज भी कर पाएंगे। इसको बोलेंगे एब्सोल्यूट मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की किसको बोलेंगे? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जहां पे हेड ऑफ द स्टेट, मतलब जैसे कि इंडिया में हेड ऑफ द स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट है, जो कि इलेक्टेड बॉडी है। बट जहां पे हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड ना होके एक हेरिडिटरी प्रोसेस से आते हैं, उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बोलेंगे, जैसे कि जापान और यूके हो गया। नेक्स्ट देखो डिक्टेटरशिप, जैसे नॉर्थ कोरिया, किंग जोंग उन जानते हो ना, उसके हिसाब से काम चलता है। ए सिंगल लीडर होल्ड द एब्सोल्यूट पावर ऑफ यूजिंग फोर्स, वो फोर्स यूज कर सकता है टू कंट्रोल द स्टेट विद द कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन, मतलब यहां पे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स उसके ऊपर काम नहीं करेगा, वो सिंगल अथॉरिटी होगा, वो जो चाहे वो चेंज कर सकता है, जब चाहे किसी को भी चेंज कर सकता है। तो मोनार्की, एब्सोल्यूट मोनार्की और डिक्टेटरशिप में कुछ डिफरेंस बता सकते हो क्या? डिफरेंस ये है कि मोनार्की में क्या करता है, रिलीजियस इफेक्ट आता है, मतलब जो रिलीजन है वो फॉलो कर रहे हैं उसका इफेक्ट देखने को मिल सकता है मोनार्की में, इसमें नहीं देखने को मिलेगा। यहां पे ये एक हेरिडिटरी बॉडी है, ये मैंडेटरी नहीं है कि हेरिडिटरी बॉडी होगा, तो ये डिफरेंस है। थियोक्रेसी, जब कंट्री का हेड ऑफ द स्टेट रिलीजियस हेड हो, रिलीजियस हेड जब गवर्नमेंट का हेड हो, उसको हम थियोक्रेसी बोलेंगे, जैसे कि वाटिकन सिटी हो गया, ईरान हो गया। ठीक है, ये कुछ मेजर टाइप ऑफ द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट को चूज करने का कुछ एक वे, जो कि सबसे फेमस वे है इलेक्शन। इंडिया में इलेक्शन होता है थ्रू द मीन्स ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, थ्रू द मीन्स ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसका मीनिंग क्या है? यूनिवर्सल मतलब सबको राइट है, सबके लिए खुला हुआ है। एडल्ट, एडल्ट मतलब एक पर्टिकुलर एज होता है जहां पे एडल्ट होता है, जैसे कि इंडिया में 18 प्लस देखते हैं, बेसिकली 18 प्लस ही होता है, ये एडल्ट हो गया। फ्रेंचाइज मतलब सिस्टम ऑफ वोट, जब वोट एडल्ट को मिलता है, सबको जब एडल्ट हो जाएंगे और उसके बाद उनको जो वोटिंग राइट मिलता है, उस सिस्टम को हम बोलेंगे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो इलेक्शन है क्या? देखो, एन इलेक्शन इज ए मैकेनिज्म और ए प्रोसेस बाय व्हिच पीपल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, जैसे कि हम चूज करते हैं, जैसे कि मैं 18 प्लस हूं, मैं वोट में पार्टिसिपेट करता हूं, मैं ईवीएम मशीन में मेरा जो पसंदीदा कैंडिडेट है मैं उसको वोट करता हूं, मैं रिप्रेजेंटेटिव को चूज करता हूं एट ए रेगुलर इंटरवल। रेगुलर इंटरवल मतलब हर 5 साल में हो सकता है, कुछ कंट्रीज में 4 साल हो सकता है, तो इंडिया में 5 साल में होता है। एंड चेंज देम इफ दे विश टू डू सो, मतलब गवर्नमेंट बनाने के लिए एक मैकेनिज्म है, इसको इलेक्शन बोलेंगे। हम चाहे तो इसको गवर्नमेंट को चेंज कर सकते हैं नेक्स्ट टर्म में, जिनको वोट दिए थे उनको वोट ना लाके और किसी को वोट दे देंगे। इलेक्शन में क्या होता है? इट अलाउज वोटर्स टू मेक 3 की चॉइसेस। हु विल मेक लॉ फॉर देम, कौन उनके लिए लॉ बनाएगा? हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजंस, उनके लिए गवर्नमेंट कौन फॉर्म करेगा और मेजर डिसीजन कौन लेगा? Which parties policies will guide them गवर्नमेंट लॉ मेकिंग, मतलब कौन सा पार्टी आएगा, कौन सा गवर्नमेंट उनके लिए लॉ बनाएगा, ये सब इलेक्शन के थ्रू हो पाता है। अब आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन एक सुप्रीम लॉ बुक होता है लैंड का। A constitution is the supreme set of rules and principles
that dictates how a country is governed. It acts as the rule book for the government. कॉन्स्टिट्यूशन हमें कौन से टाइप का गवर्नमेंट है वो बोलता है, पावर्स ऑफ गवर्नमेंट क्या है, रिलेशन बिटवीन सिटीजन एंड गवर्नमेंट बोलता है, लोगों के पास कौन कौन सा फंडामेंटल राइट्स है, कौन कौन से फंडामेंटल ड्यूटीज है, ये सब बोलता है। तो ये है कॉन्स्टिट्यूशन का काम। गवर्नमेंट कैसे काम करेगा वो सब कुछ यहां पे लिखा होता है। और कॉन्स्टिट्यूशन इट मे बी रिटन, इट मे बी अनरिटन। दो टाइप का होता है, एक रिटन होता है, एक अनरिटन होता है। चलो देखते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडॉप्टेड ऑन नवंबर 26, 1949 and effective from January 26, 1950 is the supreme law defining India as a sovereign, socialist, secular and democratic republic। ये टर्म्स क्या है मैं जब आपको प्रियम्बल बताऊंगा उसके बाद तब बोलूंगा ये सब क्या है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, ये सब बोलता है इंडिया का पावर कैसा है, इंडिया का पावर काम कैसे करता है, इंडिया के लोगों के साथ गवर्नमेंट का रिलेशन कैसा है। द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इज प्रिजर्व्ड इन द हीलियम फील्ड ग्लास केस विद इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, सेफगार्ड्स इट्स इंटीग्रिटी फॉर द फ्यूचर जनरेशन। मतलब जो ओरिजिनल फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का वो हमारे पार्लियामेंट में हीलियम फील्ड किया हुआ एक ग्लास बॉक्स में रखा हुआ है जो कि इंडिया का इंटीग्रिटी को दिखाता है, जो हमारे जो फ्यूचर जनरेशन होंगे उनके लिए प्रिजर्व करके रखे हैं। चलो कुछ एक्स्ट्रा जानते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जब ब्रिटिश इंडिया को छोड़ के जा रहे थे तो एक बॉडी बना दिए जो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा और उस बॉडी को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इनका जो फर्स्ट मीटिंग हुआ था वो हुआ था 9 दिसंबर 1946 और टोटल हमें 2 years 11 months और 18 days लगे थे टू कंप्लीट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए इतना टाइम लगा था। तो फाइनली हम 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा बना लिए थे और एडॉप्ट कर लिए थे। ठीक है, इसको हम कॉन्स्टिट्यूशन डे बोलते हैं। इसको क्या बुलाता है, कॉन्स्टिट्यूशन डे बुलाता है। बट हम इसको केम इनटू फोर्स किए हैं, मतलब इस दिन तो ये बनकर रेडी हो गया था। स्टार्ट कब से हुआ था, 26 जनवरी 1950 को स्टार्ट हुआ था। ठीक है, केम इनटू फोर्स। और इसको कौन सा डे बोलते हैं, हर साल बनाते हैं हम, आपको कमेंट करना है इसको कौन से डे बोलते हैं, आपको कमेंट करके बोलना है। ठीक है, तो और एक बात, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस तारीख को बनाया गया था तो हम क्यों इतने दिन लेट कर दिए हैं। मान लो आज आप एक चॉकलेट खरीद रहे हो तो आप उसको 5 दिन 7 दिन के बाद क्यों खाओगे, आज ही तो खाओगे ना। 5 दिन के बाद इसलिए खा सकते हो क्योंकि हो सकता है 5 दिन के बाद आपका बर्थडे आ रहा हो या कुछ ऐसा ओकेजन हो, स्पेशल ओकेजन हो। वैसे ही इंडिया में क्या हुआ था, 1930 में हम क्या करे थे, 26 जनवरी को फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम स्वराज दिवस सेलिब्रेट किए थे। मतलब तब हम इंडिपेंडेंट नहीं हुए थे बट उस दिन क्या करे थे, स्वराज दिवस सेलिब्रेट किए थे। तो इस दिन को कमोमरेट करने के लिए, याद करने के लिए हम इस डेट से इस डेट को शिफ्ट कर दिए। आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग।
तो चलो देखते हैं कुछ सिंपल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या क्या फीचर्स देता है। फर्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी, मतलब कुछ ऐसा टर्म्स है जिनको चेंज करना बहुत आसान है और कुछ ऐसा फीचर है जिसको चेंज करना बहुत डिफिकल्ट है, उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी। सिंगल सिटीजनशिप, मतलब यहां पे जो 28 स्टेट है और कंट्री है, इन दोनों के लिए दो सिटीजनशिप नहीं है। जैसे कि अमेरिका में, अगर आप अमेरिका में कैलिफोर्निया से हो तो कैलिफोर्निया का सिटीजनशिप लेना है, उसके बाद पूरा कंट्री का सिटीजनशिप लेना है, वहां पे डुअल सिटीजन काम करता है। बट इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप काम करता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मतलब इंडिया में जो लॉ बनाने का काम है वो पार्लियामेंट के पास है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इसके अंडर होते हैं। और क्या फीचर है इंडिया का? फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स क्या क्या है हम डिटेल में पढ़ेंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज, सिटीजन का कुछ ड्यूटी में है जो हम पढ़ेंगे पूरा डिटेल में। और क्या है? 3 टायर गवर्नमेंट, मतलब डिफरेंट लेवल का गवर्नमेंट है। फर्स्ट है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट जो सबसे पावरफुल है, उसके बाद क्या है स्टेट गवर्नमेंट जो उसके नीचे है, और लोकल लेवल गवर्नमेंट। यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल लेवल गवर्नमेंट है। मतलब 3 टायर में गवर्नमेंट क्या है डिवाइड होके है। ये सब है इंडिया का कुछ बेसिक फीचर्स, और भी बहुत कुछ फीचर्स है, बस सिंपल इतना समझो। तो अब आया पार्लियामेंट, तो अब आया हमारा प्रियम्बल। प्रियम्बल एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट, इंट्रोडक्टरी डॉक्यूमेंट है फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे आप एक बुक पढ़ते हो, अगर उस बुक के बस ऊपर के जो कंटेंट है, जो प्रीफेस निकाल के दिखोगे कि कौन कौन से कंटेंट है, तो आपको वो बुक क्या डिस्क्राइब कर रहा है आपको समझ में आ रहा है। वैसे ही अगर कॉन्स्टिट्यूशन को समझना है इंडिया को वेरी शॉर्ट फॉर्म में, तो प्रियम्बल इज इनफ। ये हमारे जो फोर फादर्स है जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाए हैं, उनके फिलोसफी को प्रिजर्व करने का काम भी करता है ये प्रियम्बल। तो ये क्या बोलता है? ये बोलता है वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens। ये हमारा प्रियम्बल बोलता है। तो देखो, प्रियम्बल मेनली 4 चीज पे काम करता है। प्रियम्बल मेनली 4 चीज पे काम करता है। फर्स्ट है सोर्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स क्या है? Now we the people of India, ये है सोर्स। नेक्स्ट नेचर, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। सोवरेन मीन्स फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल एंड इंटरनल कंट्रोल, मतलब एक ऐसा जगह है जो आउटसाइड कंट्रोल से और इनसाइड कंट्रोल से फ्री है। यहां पे कोई मिलिटेंट ग्रुप, मतलब कोई आतंकवादी शासन नहीं करेगा, या कोई आउटसाइड कंट्रोल जैसे कि कॉलोनियल रूल चला था वैसा नहीं चलेगा। हम खुद पावरफुल हैं, हम पावर इनफ है टू रूल आवर नेशन। ये है सोवरेन। सोशलिस्ट, सोशलिस्ट का मेन मोटिव यहां पे है वेलफेयर स्टेट डेवलप करना,
मतलब जो सब डिसएडवांटेज कम्युनिटी है उनके बीच में, और जो इक्वल्स है इंडिया में, जिनके पास थोड़ा वेल्थ है, इन दोनों के बीच में इक्वालिटी क्रिएट करने को कोशिश करेगा। सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म मीन्स इट इज ए टाइप ऑफ लाइक सिस्टम वेयर द गवर्नमेंट हैव नो पर्टिकुलर रिलीजन। मतलब यहां पे गवर्नमेंट का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, सभी रिलीजन को यहां पे इक्वालिटी किया जाएगा, इसको बोलेंगे सेक्युलरिज्म। एंड इंडिया इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सेक्युलरिज्म। डेमोक्रेसी ऑलरेडी आपको बोल दिया गया है, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री विथ रिपब्लिकन फॉर्म है, ये दोनों आपको पहले से बता दिया गया है। इसके बाद और क्या है, ये तो हो गया फर्स्ट सोर्स, उसके बाद आपका नेचर हो गया। नेचर के बाद क्या है आपका ना, कुछ ऑब्जेक्टिव्स है। कितने ऑब्जेक्टिव है? 4 ऑब्जेक्टिव है, दिखा रहा हूं आपको क्या क्या 4 ऑब्जेक्टिव है। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। आवर प्रीएम्बल वर्क्स विथ 4 ऑब्जेक्टिव्स: जस्टिस, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। ये 3 टाइप की जस्टिस आपको प्रोवाइड करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लिबर्टी, लिबर्टी मीन्स फ्रीडम, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। आप किसके ऊपर बिलीव करेंगे, वर्शिप किसको करेंगे, ये आप आपके ऊपर डिपेंड है। इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल। इंडिया में जितने भी सब सिटीजन है, चाहे वो एडवांटेज्ड सिटीजन हो, चाहे वो डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, इन दोनों के बीच में एक इक्वालिटी स्टेटस मेंटेन करने का काम गवर्नमेंट को करना है, इक्वालिटी मेंटेन करना है। फ्रेटर्निटी मीन्स सेंस ऑफ ब्रदरहुडनेस, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। यहां पे हमें ब्रदरहुडनेस मेंटेन करना है, हमारे बीच में यूनिटी बना के रखना है और कंट्री का इंटीग्रिटी मेंटेन करना है, ये हमारा अपमोस्ट ड्यूटी है। हम कंट्री को पार्ट पार्ट नहीं होने देंगे। मेरा देश एक है और इसको मैं एक ही करके रखूंगा, ये मेरा ड्यूटी है। और लास्टली क्या है, द डेट ऑफ अडॉप्टेशन, जो कि नवंबर 1949 है, ठीक है, 26 नवंबर 1949 है। तो याद हो गया आपको कौन कौन से 4 चीज बोल रहे हैं प्रीएम्बल। फर्स्ट तो आपका सोर्स, नेचर, ऑब्जेक्टिव्स एंड डेट ऑफ अडॉप्टेशन, ठीक है, ये 4 चीज के ऊपर प्रीएम्बल काम करता है। चलिए देखते हैं फंडामेंटल राइट्स क्या है। अगर इसको नहीं पढ़ पाओगे तो कोई भी एक कांस्टेबल, कोई नॉर्मल सिटीजन या गवर्नमेंट, कोई भी आएगा आपको कुछ भी करके सकता है। मतलब आपको फंडामेंटल राइट अगर याद नहीं है तो आपके ऊपर एक्सप्लॉइटेशन होना ही है। अगर फंडामेंटल राइट नहीं जानोगे तो आपके ऊपर एक्सप्लॉइटेशन होना ही होना है। कोई भी एक आएगा एक्सप्लॉइट करके चला जाएगा। तो इसके लिए आपको फंडामेंटल राइट जानना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें 6 टाइप का फंडामेंटल राइट्स परमिट करता है। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू इक्वालिटी में आपको इक्वालिटी मिलता है इरेस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, रिलीजन, कास्ट, सेक्स एक्सेट्रा। इसके ऊपर होते हुए इक्वालिटी मेंटेन करना है। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वालिटी मेंटेन करना है, अनटचेबिलिटी को हटाना है और टाइटल को भी एबोलिश करना है। जैसे कि टाइटल पहले राजा लेते थे कि महाराज अधिराजेश्वर, इससे टाइटल नहीं लेना है। हाँ, 2 टाइप का टाइटल अलाउ है, जो कि मिलिट्री टाइटल जो कि जनरल वगैरह लेते हैं, और एक टाइटल जो एकेडमिक टाइटल है, डॉक्टरेट वगैरह जो लेते हैं। ये 2 टाइप का टाइटल यहां पे अलाउ है। तो ये इक्वालिटी बनाने का काम करता है। फ्रीडम, ये आपको फ्रीडम देता है कि आप स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे, आप कौन से जॉब प्रैक्टिस करोगे, आप कहां पे रहोगे, असेंबली बना पाओगे या नहीं बना पाओगे, एसोसिएशन बना पाओगे नहीं बना पाओगे, ठीक है।
ये सब बनाने का जो फ्रीडम देता है, ये हमारा राइट टू फ्रीडम देता है, ये आपको जीने का अधिकार देता है। अंडर आर्टिकल 21 यू हैव द राइट टू लाइफ। ओनली राइट टू लाइफ नहीं है, सिर्फ जीना नहीं है, डिग्निटी के साथ जीना है। ये हमें राइट टू फ्रीडम बोलता है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ये हमें चाइल्ड लेबर से और ह्यूमन ट्रैफिकिंग से बचाता है। अगर जो 14 साल के बीच में कुछ काम कर रहा है, कोई हार्डरियस कंडीशन में काम कर रहा है, ग्लास फैक्ट्री में, टबैको फैक्ट्री में, तो वो अलाउड नहीं है। सबको पढ़ना जरूरी है और ये गवर्नमेंट इंश्योर करेगा। और जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जो लोगों को परचेज एंड सेलिंग करते हैं, वो नहीं होने देगा ये राइट। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, मतलब ये राइट जो है, ये एक ऐसा राइट है जो माइनॉरिटीज को मिला हुआ है। उनके कल्चर को, उनके ट्रेडिशन को, उनके लैंग्वेज को, उनके स्क्रिप्ट को बचाने के लिए उनको एक स्पेशल राइट मिला हुआ है, उसको हम बोलते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। देन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कि मैं कौन सा रिलीजन को फॉलो करूंगा, मैं उसको प्रोपोगेट कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, कोई मुझे फोर्स नहीं करेगा। मैं खुद डिसाइड करूंगा कि मुझे कौन सा रिलीजन को एक्सेप्ट करना है। मैं कोई टैक्स वगैरह नहीं दूंगा टू प्रैक्टिस माय रिलीजन, ये राइट ही देता है। और जो लास्ट वाला राइट है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों सबसे इंपॉर्टेंट है? इसको डॉक्टर अंबेडकर बोले थे कि इट इज द सोल एंड हार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि जब बाकी का फंडामेंटल राइट वायलेट हो, तब आप क्या करोगे? इस राइट से अंडर आर्टिकल 32 अब कोई भी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को अप्रोच कर पाओगे अंडर आर्टिकल 32। ये अगर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज नहीं होता तो बाकी राइट्स का कुछ बेनिफिट नहीं था। ठीक है, ये सब है इंडिया में कुछ फंडामेंटल राइट्स। और जैसे ही आपका जो फंडामेंटल राइट्स चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें मैं पूरा ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा कि राइट्स एग्जैक्टली कौन कौन से हैं। अब फंडामेंटल ड्यूटीज, जैसे कि राइट्स है, इट्स द क्लेम ऑफ इंडिविजुअल रिकॉग्नाइज्ड बाय द सोसाइटी एंड एनफोर्स्ड बाय द लॉ, ये है राइट। वैसे ही अगर सिर्फ राइट रहेगा आपके पास तो आप एक क्रिटिक बन जाओगे, मतलब सबको क्रिटिसाइज करते फिरोगे। मान लो क्लास में लाइब्रेरी है, अगर वहां पे सिर्फ आपका राइट है कि आप बुक ले सकते हो, तो आप उसको अरेंज नहीं करोगे, इधर उधर बुक फेंक दोगे, आप मनमर्जी बात करोगे दूसरे से। अगर वहां पे आपका ड्यूटी भी होगा तो आप बुक को अरेंज करके रखोगे, आप आपका ड्यूटी मेंटेन करते हुए साइलेंट बैठोगे, सब कुछ करोगे। तो आपको फंडामेंटल राइट भी मिलना चाहिए, उसके साथ ड्यूटी भी होना चाहिए आपका। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली ड्यूटी नहीं था। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड कर दिया। जब 1976 में इंडिया में लोग क्या करने लगे, पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करने लगे इमरजेंसी सिचुएशन में, तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया ताकि लोग उनके जो ड्यूटीज है उनको अच्छे से निभाए। जैसे कि कुछ इंपोर्टेंट ड्यूटीज अगर मैं बोलूं, वो क्या है? इट अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, इट सेज टू रिस्पेक्ट द आइडियल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंस्टीट्यूशंस, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, इनको रेस्पेक्ट करना है। अपहोल्ड सोवरेनिटी, मतलब ऐसे कुछ काम करेंगे हम जिससे कि हमारा कंट्री सोवरेन बना रहे, कोई आउटसाइड पावर आके हमें कंट्रोल ना करे। इसके लिए हमें अवेयर होकर काम करना है। डिफेंड द कंट्री, अगर कोई भी क्योस लाइक कंडीशन आए या वॉर लाइक सिचुएशन आए तो हमें पार्टिसिपेट करना है। हमें ये ड्यूटी है हमारा कि हमें आर्मी में हो या एडमिनिस्ट्रेशन में हो, कुछ भी हो, वो जाके पार्टिसिपेट करना है। इट प्रमोट हार्मोनी, इट फोस्टर द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुडनेस, टॉलरेंस ऑफ रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, रीजनल डाइवर्सिटी। इंडिया का एक ड्यूटी है, इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है।
मतलब यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो हमारा जो डिफरेंट टाइप का लैंग्वेज है, जो हमारा लैंग्वेज है, जो हमारा फूड हैबिट्स है, क्लॉथ हैबिट है, उसको मेंटेन करके रखना है। इंडिया तो इसके लिए जाना जाता है ना कि हम डाइवर्स है फिर भी यूनाइट होकर काम करते हैं। इसको अपहोल्ड करके रखना है, ये हमारा ड्यूटी है। नेक्स्ट क्या है? प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट। हमें हमारा इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर एंड वाइल्ड लाइफ। देखो, लोगों के बीच में कुछ सिविक सेंस नहीं है। जैसे कि रिवर को हम मां मानते हैं, गॉडेस मानते हैं, बट उसमें ही हम कचरा करते हैं, उसको ही गंदा कर देते हैं। बट ये अगर आप सिविक्स जानते होंगे प्रॉपरली, सिविक्स में होगा आपका, तो आप इसको गंदा नहीं करोगे। जो नेशनल पार्क है उसका रेस्पेक्ट करोगे, वहां पे जब भी घूमने जाओगे तो उसका रेस्पेक्ट करोगे, उसको क्लीनली मेंटेन करोगे। उसका सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी, मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी जो है, अगर कोई क्योस लाइक कंडीशन आ गया, अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, अगर आप राइट्स एंड ड्यूटीज जानने होंगे तो आप ये भी जानने होंगे कि आपको पब्लिक प्रॉपर्टी पे कुछ अटैक नहीं करना है, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी तो आपके लिए ही है ना। जैसे कि स्कूल्स है, हॉस्पिटल्स है, ट्रैवलिंग बसेस है, ट्रेन है, उसको हम नहीं करना है, वो पब्लिक प्रॉपर्टी, ये हमारा ड्यूटी है। और क्या है? पेरेंटल ड्यूटी, ये जस्ट 2002 में एड हुआ था। ये क्या है? पेरेंट्स का ड्यूटी है कि वो उनके बच्चों को भेजे इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। एटलीस्ट 6 से 14 जो ईयर्स के जो स्टूडेंट होते हैं उनको एटलीस्ट पढ़ना है, यहाँ बेसिक जो एलिमेंट्री एजुकेशन उनको लेना है। ये सब कुछ सेट ऑफ ड्यूटीज है आपका। अब ये है सेंट्रल गवर्नमेंट। मैं आपको बोला था 3 लेवल में गवर्नमेंट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल लेवल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे ऊपर है, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट ये सब काम करते हैं। और यहाँ पे हमारा जो लॉ मेकिंग बॉडी है वो पार्लियामेंट है, ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट है। स्टेट गवर्नमेंट में जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर थे, वैसे ही यहाँ पे चीफ मिनिस्टर होते हैं, उनका भी लगभग वही काम होता है, स्टेट के अंदर लॉ बनाना, उसको एग्जीक्यूट करना, ठीक है। और जैसे प्रेसिडेंट होते हैं सेंटर में, वैसे ही एक सेरिमोनियल हेड स्टेट का भी होता है, वो है गवर्नर, ठीक है। और जैसे लॉ मेकिंग बॉडी था पार्लियामेंट, वैसे ही स्टेट में विधानसभा होता है, या इसको इंग्लिश में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं। 2 लेवल का गवर्नमेंट हो गया था हमारा, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। अभी आया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ये भी ओरिजिनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। इन 1992 with 73rd and 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये वर्ड में बार बार यूज कर रहा हूं, ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या है? ये एक ऐसा सिस्टम है, प्रोसेस है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस किया जा सकता है। कौन चेंज करेगा? पावर किसके पास है? वो पार्लियामेंट के पास है। तो आपको समझ आया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या है? एक ऐसा सिस्टम है जिस सिस्टम से हम कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करते हैं, उससे कुछ डिलीट करते हैं, कुछ ऐड करते हैं, चेंज करते हैं, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 73rd एंड 74th में हम 73rd में लाए पंचायती राज, 74th में लाए हम म्युनिसिपैलिटी। तो ये दो क्या है? पंचायत सिस्टम जो है वो रूरल लेवल के लिए है, और जो म्युनिसिपैलिटी है वो अर्बन के लिए बना है। चलो देखते हैं क्या है। जो पंचायती राज है, ये 3 टायर में काम करता है। सबसे लोअर लेवल पे है पंचायत। कुछ पंचायत को लेके एक पंचायत समिति बनता है। क्या बनता है?
पंचायत समिति, कुछ पंचायत समिति को लेके बनता है जिला परिषद। ठीक है, ये 3 फॉर्म में काम। और म्युनिसिपैलिटी का ये भी 3 टायर में डिवाइड है। एक है आपका नगर पंचायत, दूसरा है म्युनिसिपल काउंसिल, थर्ड है आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। जैसे इसको बोला था, ये विलेज लेवल पे है, ये ब्लॉक लेवल पे है, ये जिला लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। ये वैसे ही अगर कोई ट्रांजिशन फेज है, गांव से टाउन बन रहा है, उस फेज में, उस एरिया में इसको हम नगर पंचायत बोल देंगे और नगर पंचायत डिक्लेयर किया जाएगा। उसके बाद जो छोटे टाउन्स होते हैं या टाउन होते हैं, उनको हम म्युनिसिपल काउंसिल बोलेंगे। और लास्टली हमारा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो बड़े बड़े सिटी होते हैं, जैसे कि उड़ीसा में भुवनेश्वर, कटक, राउरकेला, बरहमपुर, संबलपुर, ये सब जो सिटी है उनको हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बोलेंगे। तो इनका काम क्या है, क्यों हमें चाहिए 3rd लेवल का गवर्नमेंट? ये तो पहले नहीं था। 1992 में हम क्यों ऐड किए इसको ना? हमारा जो ग्रास रूट लेवल है, जो नीचे के लेवल पे लोग हैं, वो खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, वो उनका जो इश्यूज है उसका सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पा रहा है, लोकल लेवल का सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा है। तो और क्या है, वुमेन डिस्क्रिमिनेशन है, कुछ जो डिसएडवांटेज एससी एसटी, ये प्रॉपरली रिप्रेजेंट नहीं हो पा रहा है, इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे, इसलिए हमें ये वाला लेवल चाहिए। तो जो ग्राम पंचायत का काम है, इसका काम है गांव में हाइजीन मेंटेन करना, पेड़ पौधे लगाना, वाटर स्टेबिलिटी लाना, रोड बनाना, लाइट्स लगाना, स्ट्रीट लाइट लगाना, और लोकल छोटा मोटा डिस्प्यूट है उसको रिजल्व करना। ये है पंचायत का काम। और म्युनिसिपैलिटी का वैसे ही सिटी एरिया में ड्रेनेज सिस्टम देखना, हॉस्पिटल्स बनाना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को देखना, लोगों के जो लोकल इश्यूज है उसको सॉल्व करना। तो ये सब काम है म्युनिसिपैलिटी का। तो अब आते हैं 3 ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। ये सबसे इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना है। गवर्नमेंट का 3 ऑर्गन है, एक है लेजिस्लेटिव, दूसरा है एग्जीक्यूटिव, और तीसरा है जुडिशियल। क्या है ये 3 लेवल? देखो, जो लेजिस्लेटिव है उसका काम है लॉ बनाना, और ये है पार्लियामेंट। इंडिया में जो है पार्लियामेंट है, और स्टेट में स्टेट का विधानसभा हो गया। अगर स्टेट का कुछ लॉ बनाना है तो वो विधानसभा बनाएगा, और ऑल इंडिया लेवल पे, कंट्री के लेवल को चेंज करना है तो उसके लिए पार्लियामेंट हमारा काम करेगा। एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं? ये जो लेजिस्लेटिव लॉ बना दिया उसको देखते हुए पॉलिसी को फॉर्मुलेट करना है और इंप्लीमेंट करना है। ये है एग्जीक्यूटिव का काम। जैसे कि प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, गवर्नर है, प्रेसिडेंट है, ये सब एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। थर्ड है जुडिशियरी। लेजिस्लेटिव अगर कुछ आर्बिट्ररी लॉ बना दे, कोई हार्श लॉ बना दे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता हो, या एग्जीक्यूटिव ऐसा कुछ एक्शन ले ले जो कि लोगों के राइट्स को वायलेट करता हो, या कोई क्रिमिनल एक्टिविटी कमिट कर रहा है, लोगों के बीच में डिससैटिस्फैक्शन आ रहा है, ये सब करने का काम है हमारा जुडिशियरी का। इट इंटरप्रीट्स द लॉ, देखता है कि जो लॉ बनाया गया है वो कॉन्स्टिट्यूशन को कंफर्म करके बनाया गया है नहीं। ये है जुडिशियरी का काम। तो लेजिस्लेटिव को अच्छे से समझते हैं। देखो अच्छे से देखना, लेजिस्लेटिव का काम क्या बताया था?
लॉ बनाना। पूरा सेंट्रल लेवल पे कौन है? पार्लियामेंट है। स्टेट लेवल पे कौन है? हमारा स्टेट लेजिस्लेटिव मेंबर है, असेंबली है। ठीक है, इसके मेंबर को एमपी बोलेंगे, इनके मेंबर को एमएलए बोलेंगे। ये स्टेट गवर्नमेंट का है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है। ये 3 पार्ट में डिवाइड है, जैसे कि लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। याद रखो, ये लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट से बना है। इक्वली आप इसको इसके साथ कंपेयर कर सकते हो। ये भी क्या है? विधानसभा, विधान परिषद और गवर्नर। तो यहां पे देखो, लोकसभा का जैसा रोल है, यहां पे विधानसभा का वैसा ही रोल है। जो लोकसभा का मेंबर डायरेक्टली इलेक्टेड है, इसका भी डायरेक्टली इलेक्टेड है। और राज्यसभा का मेंबर इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, विधान परिषद का मेंबर इनडायरेक्टली इलेक्टेड है। जब भी कोई लॉ यहां पे पास होने के बाद राज्यसभा में आता है, उसके बाद जाता है प्रेसिडेंट के पास एसेंट के लिए, परमिशन के लिए। वैसे ही यहां पे यह क्या होता है? विधानसभा में पास होने के बाद विधान परिषद में जाता है, उसके बाद जाता है गवर्नर के पास। और गवर्नर जैसे ही एसेंट देंगे, परमिशन देंगे, तब भी वो लॉ बनेगा। ये दोनों सेम तरीके से काम करते हैं, बस लेवल डिफरेंट है। बट एक चीज याद रखो, सभी स्टेट में विधान परिषद नहीं है। जैसे कि उड़ीसा में विधान परिषद नहीं है, सिर्फ 6 स्टेट में, जैसे कि आंध्र प्रदेश में हो गया, तेलंगाना में हो गया, ऐसे 6 स्टेट में ही विधान परिषद है, सभी स्टेट में नहीं है। याद रखो, इनके मेंबर को एमएलए बोलेंगे, इनके मेंबर को एमपी बोलेंगे। ठीक है, ये स्टेट के लिए लॉ बनाते हैं, ये सेंट्रल के लिए लॉ बनाते हैं। याद हो गया? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ये करते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं करते हैं। ये बस खुद के स्टेट के लिए अगर कुछ चेंजेस करना है, कुछ लॉ बनाना है, तो स्टेट के लिए ही लॉ बनाएंगे। देखो, एग्जीक्यूटिव अगेन 2 टाइप्स। एक है इलेक्टेड, जो हम इलेक्ट करे हैं वोटिंग के द्वारा, उनको इलेक्टेड लीडर बोलेंगे, इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव बोलेंगे। और जो एग्जाम में मेरिट लिस्ट में पास होकर आए हैं, जैसे कि यूपीएससी सुने होंगे आप, ये एक एग्जाम प्रोसेस है। इसमें अगर मेरिट लिस्ट में आओगे तो आपको आईएएस हो सकते हो या आईपीएस हो सकते हो। तो ये बन गए क्या? नॉन इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव। और जिनको हम वोट से इलेक्ट करते हैं, ये है इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव। ये टेम्पोररी होते हैं, ये क्या होता है कि परमानेंट होता है। परमानेंट का मतलब अंटिल देयर रिटायरमेंट टाइम। ये 5 साल में चेंज हो सकते हैं, बट ये जब उनका एज होगा रिटायरमेंट, तब वो रिटायर होंगे। ठीक है, और इनका काम क्या है? ये मेनली पॉलिसी बनाते हैं। ठीक है, पॉलिसी मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, ये सबसे पावरफुल है। ये थोड़ा सा लेस पावरफुल है। और ये क्या करते हैं? जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन है, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन है ग्रास रूट लेवल पे, तो यहां पे ये काम करते हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द डिफरेंस इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव एंड नॉन इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव। अब आते हैं जुडिशियरी। जुडिशियरी इंडिया में एक इंटीग्रेटेड प्रोसेस को फॉलो करता है। इंटीग्रेटेड प्रोसेस को फॉलो करता है मतलब इफ यू आर अप्रोचिंग डिस्ट्रिक्ट लेवल, मतलब सब ऑर्डिनेट कोर्ट को जा रहे हो, if you are not satisfied then you can approach to high court, if you are not satisfied then you can approach to supreme court, but you have to satisfied here। ये जो है, ये क्या करता है? जो डिसीजन देता है उसको आपको रेस्पेक्ट करना है। आपको बोला था ना
See, you can criticize anyone. You can criticize PM, you can criticize the government, you can criticize anyone, but you cannot criticize the judiciary. You have to respect, because judiciary is the guardian of constitution. It is the protector of your fundamental rights. तो जुडिशरी तीन पार्ट में है. एक है सबऑर्डिनेट लेवल. जो सबऑर्डिनेट लेवल है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आता है. ठीक है, जैसे कि यहां पे दो टाइप का है. डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर कुछ क्रिमिनल क्राइम हो रहा है, ओके, क्रिमिनल एक्टिविटीज हो रहा है, तो क्रिमिनल कोर्ट है. अगर कुछ सिविल मैटर आ रहा है तो आपको सिविल जज के पास जाना है. दो टाइप का है, एक है क्रिमिनल कोर्ट, एक है सिविल कोर्ट. ठीक है. उसके बाद क्या है, हाई कोर्ट. इंडिया में 25 हाई कोर्ट्स हैं. ऐसे हो सकता है इंडिविजुअल स्टेट के लिए अलग अलग हाई कोर्ट, जैसे कि ओडिशा का अलग हाई कोर्ट है. और ऐसा भी हो सकता है 2-3 स्टेट मिलकर एक हाई कोर्ट को शेयर करते हो. ठीक है, ऐसा भी हो सकता है. इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द सबऑर्डिनेट कोर्ट, देन यू कैन अप्रोच टू हाई कोर्ट. इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद हाई कोर्ट, देन यू हैव टू अप्रोच सुप्रीम कोर्ट. और इसका जो डिसीजन होगा ये आपके ऊपर बाइंडिंग होगा. और ये चाहे तो हाई कोर्ट को रेगुलेट कर सकता है, सबऑर्डिनेट कोर्ट को भी रेगुलेट कर सकता है. इमरजेंसी पावर. अगर कोई इमरजेंसी वाला कंडीशन आए, तीन टाइप का इमरजेंसी कंडीशन इंडिया में आ सकता है. एक है नेशनल इमरजेंसी, दूसरा है स्टेट इमरजेंसी, तीसरा है फाइनेंशियल इमरजेंसी. जब इंडिया में कोई आउटसाइड अटैक हो, वॉर लाइक कंडीशन हो जाए, पाकिस्तान अटैक कर दे या चाइना अटैक कर दे, या फिर इंटरनल रेबेलियन हो जाए, ये दो कंडीशन में हमारा नेशनल इमरजेंसी आ सकता है. पूरा कंट्री में इमरजेंसी आ सकता है. मतलब कोई भी गवर्नमेंट काम नहीं करेगा, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट काम करेगा. इसको हम प्रेसिडेंट रूल बोल सकते हैं पूरा कंट्री में. ठीक है, ये है हमारा नेशनल इमरजेंसी. स्टेट इमरजेंसी क्या है? अगर कोई पर्टिकुलर स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म फेल हो जाए, उस टाइम पे हमारा स्टेट इमरजेंसी काम में आएगा. जैसे कि मणिपुर में लास्ट टाइम हुआ था. मणिपुर का जो कुकी ट्राइब और मेती ट्राइब है, उन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, और उनका जो स्टेट गवर्नमेंट है वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाया. तब क्या होता है, जो प्रेसिडेंट है वो यहां पे स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर कर देते हैं, प्रेसिडेंट से रूल डिक्लेयर कर देते हैं. तब ये जो स्टेट का गवर्नमेंट है इसका कोई काम नहीं रहेगा. ये है स्टेट इमरजेंसी. फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या है? व्हेन ए कंट्री बिकेम बैंकक्रप्ट, मतलब दिवालिया के कगार पे आ जाए, पैसा ही नहीं होगा, कोई फॉरेन रिजर्व नहीं होगा, तो उस टाइम पे आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर हो सकता है. बट फॉर्चुनेटली आज तक इंडिया में कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू नहीं हुआ है. तो ये था कुछ बेसिक्स. लास्टली, योर रोल एज एन एक्टिव सिटीजन. नो योर राइट्स एंड ड्यूटीज. आपको खुद का राइट्स एंड ड्यूटीज जानना है. चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे कोई भी हो, आपको योर राइट्स एंड ड्यूटीज जानना ही है. बी अवेयर ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू अपहोल्ड द डेमोक्रेटिक फैब्रिक ऑफ द नेशन. अगर आप चाहते हो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है दुनिया का बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन हो, इंडिया को अगर आप दुनिया का बेस्ट कंट्री बनाना चाहते हो, तब आपको आपका राइट्स एंड ड्यूटीज जानना ही है. चाहे आप आईटी में जाओ, चाहे आप बिजनेस में जाओ, कुछ भी करो, आपको राइट्स एंड ड्यूटीज जानना ही है. नहीं तो कोई भी आएगा आपको बेवकूफ बना के चला जाएगा. पार्टिसिपेट एक्टिवली. जो वोट होता है, इलेक्शन होता है, उसमें पार्टिसिपेट करो, इलेक्शन कंटेस्ट करो और आपका वोट को कास्ट करो. ठीक है. वॉलंटरी फॉर द causes you believe in and stay informed about the local and national issues. Build a better society. अगर आपका सोसाइटी को बेटर बनाना है, अगर चाहते हो इंडियन सोसाइटी ठीक ठाक हो, हमारा ट्रेडिशन, कल्चर, लैंग्वेज, स्पीच, ये सब मेंटेन होके रहे, तो आपको एक बेटर सिटीजन बनना. Your involvement is crucial in fostering a fair, just, vibrant society for everyone. अगर चाहते हो सबका राइट और ड्यूटी मेंटेन रहे,
तो आपको अवेयर होना है। बी द चेंज यू विश टू सी। दुनिया में जो चेंजेस देखना चाहते हो, फर्स्ट खुद में चेंज लाओ। इंपोर्टेंस दो सिविक्स को। एसएसटी इज नॉट ओनली ए सब्जेक्ट वेयर यू हैव टू स्कोर, इट्स द पावर व्हाट यू वांट। थैंक यू वेरी मच। ये था आपका इंट्रोडक्टरी क्लास। मैं कोशिश करूंगा सीबीएसई और आईसीएसई का पूरा चैप्टर वाइज हिस्ट्री में, सिविक्स में और इकोनॉमिक्स में एक एक करके सभी वीडियो बनाऊं। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।